नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग रोजाना की तरह आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से आपको बेहतर कंटेंट के साथ 10 क्वेश्चनों का एक रिवीजन कराया जाएगा, जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। ठीक है, एक दिन क्लास लेट हुई थी, बीच में क्लास नहीं आ पाई थी तबीयत की वजह से। अब एकदम तबीयत बढ़िया है, मस्त है। कंटिन्यू आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास का। आज का आपका पहला प्रश्न है, WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस प्रकोप की घोषणा की है? तो ये की है उसने पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में WHO ने जंगली पोलियो वायरस प्रकोप की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है आपकी पोर्ट मेरेस्बी। ठीक है, याद रखना है कि पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी पोर्ट मेरेस्बी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की स्थापना की बात करें, सॉरी WHO की अगर हम स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहां तक क्लियर? भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ? तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया। तो यहां से क्लियर कि भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ। ठीक है, आगे आपसे पूछे, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? तो ये जापान ने किया है। और याद रखना है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसैट और इसे प्रक्षेपित किया है जापान ने। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा कि वो है आपका लिग्नोसैट। क्लियर? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा है? वो है आपका लिग्नोसैट। ठीक, आगे अगले प्रश्न पे चलें। अगला है आपका, भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो ये USA की पहली यूनिवर्सिटी होगी। भारत में ये कहाँ स्थापना करेगी? तो ये भारत में मुंबई में स्थापना हो रही है इस यूनिवर्सिटी की। कहाँ पे शुभारंभ हो रहा है? मुंबई में। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जूनो वेधशाला का संबंध, तो ये आपका चीन से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। जूनो वेधशाला का संबंध चीन से है। आगे मैं आपसे पूछूं, सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, यहां तक। आगे आपसे पूछे, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना, तो ये आपकी मैंगलुरु में शुरू हुई है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना आपकी मैंगलुरु में शुरू हुई है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर, एक सेकंड, सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। इस कंपनी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका तुर्की से। ये तुर्की की कंपनी है सेलेबी, जो ग्राउंड हैंडलिंग करती थी हमारे विमानन क्षेत्र में। जो एयरपोर्ट है उनकी ग्राउंड हैंडलिंग का काम ये सेलेबी कंपनी तुर्की की करती थी, जिस पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत ये हमारी 7 मई को हुई थी। फिर मैं आपसे पूछूं कि COP 29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बाकू में। और बाकू में भी किस जगह, ये आप बताएंगे। बाकू में, ये आपके लिए प्रश्न है, किस जगह? ये आपको कमेंट में
बताना है कि बाकू में किस जगह हुआ है। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन है, तो ये है तैयब इकराम। और ये तैयब इकराम किस देश के हैं, ये आपको बताना है कि तैयब इकराम किस देश के हैं। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे आपसे सवाल पूछे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये फिलिप नोयस विजेता है इसके, कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नोयस को दिया गया। यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को आधिकारिक क्षेत्र दिया है। आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दिया है अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए, तो ये दिया है आपका लीबिया ने। किसने दिया है, लीबिया ने। बात करें हम आईसीसी की यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका है द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। वहीं आपसे बात करें आईसीसी से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये है आपका हंगरी। आईसीसी से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है, हंगरी। बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता, तो ये है सामंथा हार्वे। बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता है सामंथा हार्वे जी ने ये बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। आगे आपसे बात करें आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है, तो आरबीआई ने 3 बैंकों को, एक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी बैंक के रूप में नामित किया है। 100% इस क्वेश्चन को याद रखना। एक ये क्वेश्चन इस स्लाइड से, एक ये वाला, और ये 100% आईसीसी से बाहर होने वाला पहला देश यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने वाला जो पहला देश है वो आपका है हंगरी। तो ये तो आपको 100% याद ही रखना है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलें। ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किसे शामिल किया है, तो ये किया है आपका एसबीआई को। किसे शामिल किया है, ब्लूमबर्ग ने ये किया है आपका एसबीआई को। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में एसबीआई को शामिल किया है। आगे मैं आपसे पूछूं यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है, तो ये दी है आपकी उड़ीसा को। किसको दी है, ये आपकी उड़ीसा को दी है। क्लियर। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित होगा, तो ये होगा आपका लद्दाख में। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित होगा, तो ये आपका बच्चा लद्दाख में स्थापित होगा। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर दोस्त। आगे चलते हैं। भाई भारत मैटर्स पुस्तक किसकी है, तो ये आपकी एस जयशंकर की। और ये एस जयशंकर कौन है, ये आपको बताना है कि ये कौन है। ठीक है, ये कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये आपके बने हैं LR श्रीहरि, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब शतरंज की बात आती है तो प्रथम ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे, तो वो विश्वनाथ आनंद थे। और 85वें कौन थे, पी श्याम निखिल थे तमिलनाडु के। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, करंट का क्वेश्चन है। ये न दे के आपको पूछ सकता है कि प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, तो वो विश्वनाथ आनंद बने थे। और 86वें न देखे 85वें पूछ सकता है, तो पी श्याम निखिल याद रखना। अगर आपसे 85वें पूछे तो पी श्याम निखिल का नाम याद रखो, और 86वें पूछे तो LR श्रीहरि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बात करें
भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, तो ये आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है, जो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे आपसे पूछे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है के संजय मूर्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है आपके के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 16 मई को। अच्छा, डेंगू दिवस ये भी आपका 16 मई को ही मनाया जाता है, तो दोनों याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और डेंगू दिवस ये दोनों, सॉरी, ये दोनों 16 मई को मनाए जाते हैं। ठीक, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो ये आपका धुड़मारस गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की संख्या इसे दी गई है। अच्छा, मैं जितने आपसे प्रश्न पूछता हूँ कमेंट करने के लिए, आप उन क्वेश्चनों के बारे में जरूर बताया करें, जिससे क्या होता है कि आपके भी वो क्वेश्चन 100% फिर तैयार हो जाते हैं। तो ये आलस ना किया करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें कि इसका आंसर ये है, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो गूगल करके उसके बारे में जानकारी लें, तो वो क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में आपसे कुछ चीज़ें पूछता रहता हूँ। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक ये है आपकी 10वीं, तो इसको याद रखना। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? ये आपका प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। वहीं आगे आपसे पूछे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो ये नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है, और ये तेलंगाना व छत्तीसगढ़ की सीमा पे से चलाया गया है। तो आपसे अगर ये पूछे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चलाया गया, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ की सीमा पे जो नक्सलवादी लोग हैं उनका खात्मा करने के लिए, नक्सल मुक्त करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। आगे आपसे पूछे, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार ये आपका कर्नाटक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे दिया है? कर्नाटक को। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपका सोनीपत हरियाणा है। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रही है, ये जो सर्वश्रेष्ठ वाला है, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये मुझे लगता है हो सकता है कि ये केरल हो सकता है, कर्नाटक ना हो के ये केरल हो सकता है। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग एक बार इसे क्लियर जरूर करें, बाकी मैं कल की क्लास में इसे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, फिर भी आप अगर, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये केरल होगा, कर्नाटक नहीं हो सकता है मुझसे गलत लिखा गया है। अगर ऐसा कुछ है तो हम अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे, बाद बाकी आप एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, तो गलती एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होती। हो सकता है मुझे गलत लग रहा है कि हाँ हो सकता है ये। ठीक है, आगे बात करें, चक्रवात फैंगल का नामकरण ये आपका किया है सऊदी अरेबिया ने। फैंगल का नामकरण किसने किया है? ये आपका सऊदी अरेबिया ने किया है। आगे अगले प्रश्न पे चलें, एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च की? तो असम सरकार ने एआई एंकर अंकिता लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं कौन, तो वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं, छत्तीसगढ़ के काय को होंगे भाई, असम के हैं ये, असम के हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको काट के असम करना, एक सेकंड, ये असम के हैं। ठीक है, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, आगे बात करें, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आगे आपसे पूछे, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य आपका कौन सा बना है? तो वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल
गठित करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक बड़े लेवल पे पराली जलाई जाती है, तो इसीलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दिया। ठीक है। एडीबी के 11वें अध्यक्ष, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? तो मसातो कांडो इसके 11वें अध्यक्ष हैं। यहां तक क्लियर। अगला है कि पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये आपका है विशाखापट्टनम में पीएम मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ करेंगे। यहाँ तक क्लियर। फिर मैं आपसे पूछूं कि 55वें IFFI गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लिथुवानिया से। ये टॉक्सिक फिल्म जिसने 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, ये फिल्म कहाँ की है? तो ये है आपकी लिथुवानिया की। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से क्लास आप लोगों तक मैं लेके आया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आई। क्लास अगर बेहतर तरीके से आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली अपडेट, आगे आने वाली क्लासेस बेहतर तरीके से आप करने के लिए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इस चैनल पे आपको रिवीजन कराया जाता है, कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन कराया जाता है। और इस क्लासेस के जो नोट्स हैं वो भी आपको एज इट इज़ हैंड रिटन प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सारी की सारी आपको अपडेट मिलती रहती है। जैसे कभी कोई क्लास अगर नहीं भी होती है तो वहाँ आपको सूचित कर दिया जाता है कि आज की क्लास नहीं होगी। बाकी सारी जानकारी भी आपको वहीं मिलती है, PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। तो बिना ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैं कुछ और टॉपिकों पे काम कर रहा हूँ। जितने लोग मेरे भाई जो EVS की क्लास के लिए कमेंट कर रहे हैं वो परेशान ना हो, बहुत जल्द इस हफ्ते में आपकी EVS की क्लास शुरू करा दी जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। EVS आपकी 20 से 25 क्लास में पूरी EVS ख़त्म करा दी जाएगी। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम में बैठ जाना, एक क्वेश्चन आपका EVS का बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन कहने, ये तो कहना खैर ज़्यादा ही हो गया कि एक बाहर नहीं जाएगा। बाकी 85 to 90% क्वेश्चन आपको मेरी 20-22 क्लास से मिलेंगे। 85 से 90% क्वेश्चन जो 20 से 25 क्लासेस EVS की होने वाली हैं वहीं से मिलेंगे। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती देने वाले हो, चाहे आप UP टेट देने वाले हो, CTET हो आपका, नहीं CTET का थोड़ा अलग हो जाता सिलेबस। बाकी आप EVS जहाँ भी आती है, ये मेरी गारंटी है कि 85 से 90% आपको मेरे नोट्स से ही देखने को मिलेगा। तो उन पे काम अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बाद बाकी आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।